रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव किया था हमने, ठीक है। तो तुम पूछ रही है कि अगर हम थिक मिरर ले लें, वहाँ पे हमने क्या किया था, थिन मिरर कंसीडर किया। तो देखो बेटा, थिक मिरर कंसीडर करेंगे तो कंडीशन हमारा बदलेगा नहीं, कंडीशन हमारा वही रहेगा। अगर थिक मिरर तो यहाँ कंसीडर कर लेंगे पॉइंट। अगर मिरर की टॉकिंग अबाउट मिरर, तो मिरर में क्या होता है बेटा, थिक का कंसेप्ट आएगा नहीं। अगर मान लो एक सरफेस पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, यहीं से होगा, रिफ्लेक्शन हमारा यहीं से होगा ना। अगर दूसरा सरफेस पॉलिश हो तो मिरर के केस में क्या होता है बेटा ना, मिरर के केस में हम थिन क्यों ले लेते हैं, थिन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो बिलो वाला सरफेस होता है क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग होता है, वहाँ पे ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं बनता, ठीक। जहाँ पे ट्रांसमिशन का केस बनेगा वहाँ वो मिरर नहीं रह जाएगा, फिर किस में आ जाएगा, लेंस में आ जाएगा। रिफ्रैक्शन का केस आ जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन का केस आएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस में। क्योंकि मिरर के केस में रिफ्रैक्शन तो होता है नहीं बेटा, होता है क्या बेटा, रिफ्रैक्शन होता है नहीं होता है, किस में होता है, लेंसेस में होता है, ठीक है। समझ आया बेटा। तो थिन और थिक में अंतर समझ में आया कि वो थिक लेते हैं, थिन नहीं लेते हैं। चलो अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले बताओ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। हाँ हाँ, एट टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। मतलब दो इंटरफेस का अगर मीडिया हो, दो इंटरफेस का अगर क्या हो, मीडिया हो, मान लो इसमें क्या करते हैं, ऐसा मीडियम कंसिडर कर लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, μ1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, μ1 है। और दूसरा मतलब क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर ले, कंसिडर कर लें μ2 है। तो अगर लाइट क्या करे हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करे, ट्रांसमिट करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट करे, तो क्या करेगी बेटा, नॉर्मल से या तो क्या चली जाएगी, या तो दूर चली जाएगी, या तो उसकी क्या हो जाएगी, या तो पास चली जाएगी। दो कंडीशन बनता है बेटा, हाँ, मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी विचलन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया बेटा। अब देखो रिफ्रैक्शन होता क्या, वाई द रिफ्रैक्शन अकर्स, वाई द रिफ्रैक्शन अकर्स। मुद्दा तो हमारा ये है ना, रिफ्रैक्शन तो हम जान गए कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंह जी समझ में आ रहा है सिंह साहब, हाँ। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्यों होता है इसको पहले हम जानें। ये तो हम जानते हैं कि भाई होता है, बेंडिंग होता है। हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम को अगर वी एम मान लें तो सी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, सी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू। चूँकि हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है बेटा, सी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी होता है। कहाँ पे बेटा, एयर में होता है। और कहाँ होता है बेटा, वैक्यूम में होता है, ठीक है। अगर किसी मीडियम में कोई लाइट अगर ट्रांसमिट करेगी, अगर किसी मीडियम में लाइट अगर ट्रांसमिट करेगी तो क्या होगा बेटा, इसकी वेलोसिटी घटेगी या फिर बढ़ेगी, ठीक। जैसे मान लो तुम गाड़ी अगर फुल स्पीड में चला रहे हो तो क्या होगा, फुल स्पीड में चला रहे तो बढ़िया है, और वहीं अगर ब्रेक लगा दी तो क्या होगा, गाड़ी धीमी हो जाएगी। तो लाइट अगर मान लो कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो डेंसिटी बढ़ी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए लाइट क्या होती है, नॉर्मल की तरफ चली जाती है। समझ में आया। इसलिए लाइट क्या होती है, नॉर्मल के तरफ चली जाती है। और अगर डेंसर से रेयर में जाए तो डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तब जाएगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए। अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट हो तो क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल से दूर चलिए। तो नॉर्मल के पास और नॉर्मल से दूर क्यों जाती, पता चला, किससे पता चला बेटा, इस वीएम से पता चला। क्योंकि जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और जब नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर तब जाएगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। डिक्रीमेंट तो होगा बट उतना एक्सटेंट में नहीं होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या हो जाए, एकदम इंक्रीमेंट तो होगा, मतलब उस एक्सटेंट में नहीं होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से अधिक हो जाए। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ये क्या है, किसी भी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम एक्सटेंट है, इससे ज़्यादा कोई भी पार्टिकल मूव
इससे ज़्यादा स्पीड से कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। समझ में आया बेटा? तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? सीधे सीधे सिंपल बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन कहलाती है। हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, हमारे प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? कोई बताएगा रीज़न? हाँ, क्यों नहीं होती है बेटा? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और एक कारण ये भी बेटा, देखो एक कारण तो तुम सही बताया, दूसरा कारण क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस क्या कि स्टार्स हमारा जो क्या है, फार्दर अवे है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक। इसलिए वहाँ से प्रकाश को चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन को क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है। ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इसलिए ट्विंकल करता हुआ दिखता है। हमारे प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए दिखते हैं? क्योंकि वो उनका जो क्या है डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, वो क्या है? बहुत ही नज़दीक है, क्लोज है। क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। अरे अरबों में होता है, मतलब 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। हाँ बेटा, तारा तो है ही, हमेशा दिखाई, क्योंकि उसका क्या डिस्टेंस बहुत कम है। वो रिफ्लेक्शन के थ्रू जाता है, बट रिफ्लेक्शन का थ्रू हमारा क्या होता है? इतना इफेक्टिव नहीं होता। किस में डिस्टेंस दूर होता है? सूर्य का डिस्टेंस कितना होता है बेटा? तो चमकता हुआ दिखता तो है हमारा सूरज। कभी देखो चमक, दिन में देखे हो कभी? दिन में दिखेगा, रात में कहाँ दिखता है? वो रात में दिखा है क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे चले गए थे क्या? चमकता देखो, कभी ध्यान से देखो सूरज को। हाँ वो तो चमकता है, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है, पास होता है, और रिफ्लेक्शन भी दिखता है बेटा। तुम देखो कभी, ध्यान से देखना। मॉर्निंग में तुमको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी लाइट क्या होती है? मोस्टली क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है बड़े पार्टिकल के द्वारा। हाँ, जब वो अपने मैक्सिमम, जैसे 12 बजे का समय हो गया, 1 बजे का समय होगा, 2 बजे का समय होगा, उसको देखना क्या होगा? चमकता हुआ दिखाई देता है, ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है, ठीक। चलो मुद्दे से हम लोग भटक गए। रिफ्लेक्शन समझ में आया सबको? बेंडिंग ऑफ लाइट रेस बाय डिस्कशन तो चलता रहेगा। क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे? क्या कहलाता है बेटा? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है बेटा? 2 तरह का होता है। जिस तरह रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है? ये भी 2 तरह का होता है। क्या होता है बेटा? पहला ये होता है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या होता है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारा प्रूफ बेटा डिफरेंट नहीं है। प्रूफ क्या है बेटा? डिफरेंट नहीं है, सेम प्रूफ है। बस क्या किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे बेटा? चाय इधर दे दो जरा जाएंगे तो देखिए, समझ में आया? प्रूफ क्या होगा? सेम ही होगा दोनों के केस में, चाहे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो। किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा? स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बच्चे करते हैं हाई स्कूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखो मेरा एक दोस्त था, नहीं बताएंगे, ऑन कैमरा है चलो प्रूफ पहला करते हैं। बहुत फास्ट बोल रहे हैं, देखो बेटा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, रिवर्बरेट हो रहा है। मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थे, देखो बेटा, अच्छा बहुत तेज़ बोल रहा है ना, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा। कंसंट्रेशन बताए, देखो जो तेज़ बोलता है ना उसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। चलो बेटा प्रूफ पहला देखते हैं। अच्छा तो हम यही बताएं बेटा, देखो तेज़ नहीं बोले, हम तेज़ बोले हैं बट इतना तेज़ नहीं बोले तुम लोग समझ ना पाओ। देखो क्या बोले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट होता है, 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है बेटा? नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन कहने का मतलब क्या है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी लाइट का तो वो क्या करेंगे? एक प्लेन में लाई करेंगे। एक प्लेन ही होगा ना बेटा,
एक प्लेन ही में होगा ना। ये क्या है, एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है। अच्छा, प्लेन का परिभाषा कोई बता सकता है क्या होता है? स्मूथ सरफेस प्लेन हो जाएगा। रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, जिसमें एक्स टू, हाँ एक डेफिनेशन बहुत से बताया जब टू डायमेंशनल सरफेस को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन सरफेस बोलते हैं। एक एकदम सटीक डेफिनेशन है, एक सटीक डेफिनेशन बताएं बेटा। एक सरफेस में अगर दो लाइन को मिला दो, दो पॉइंट को अगर मिला दो और इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा अगर इसी सरफेस में लाई करती तो क्या कहलाता है? ये प्लेन कहलाता है। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, पढ़े थे ना बेटा? याद नहीं है तो जल्दी भूल गया। तो किसी सरफेस में दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा अगर इसी सरफेस में लाई करे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लेन बोलते हैं। समझ में आया? तो क्या करती हैं हमारे जो रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंट रे क्या होती है? सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब साइन आई अपन, बताते हैं बेटा, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। और साइन आई इज इक्वल टू साइन आर कब होता है? किसके लिए होता है बेटा? एयर के लिए होता है ना बेटा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है ना। तो एयर के केस और वैक्यूम के केस में क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर होता है ना बेटा। तो रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है? कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था दो तरह के होता है बेटा, दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा? एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट कब होता है बेटा? जब एक मीडियम क्या हो जाए? एयर और वैक्यूम हो जाए। एक मीडियम क्या हो जाए? एयर और वैक्यूम हो जाए। नहीं, एक जो हमारा रेयर से नहीं मतलब है, हमारा एक मीडियम जो हो वो क्या हो? एयर और वैक्यूम हो जाए। तब हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं। लाइक ग्लास का कितना होता है बेटा? 1.33 होता है नहीं होता है? होता है ना ग्लास का, कि वाटर का होता है? वाटर का होता है कि ग्लास का होता है? 1.53 के आसपास होता है या फिर 1.343 के आसपास, कुछ भी होता है, बट एक से ज़्यादा होता है, बस इतना जानो। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इतना कोई टेबल याद करके थोड़ी बैठा है यार, ठीक है। तो जो भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को टेबल अवेलेबल होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करिस्पॉन्डिंग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को क्या करना पड़ता है? ज्ञात करना पड़ता है। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछे, कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमको दिया रहता है। ये दिया रहता ना बेटा, तो हम क्या करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये सब हाई स्कूल में तुम लोग किए हो, बहुत ज़्यादा निकाले, समझ में आया बेटा? चलो अब इसको प्रूव करेंगे। फर्मर्स प्रिंसिपल, तो फर्मर्स प्रिंसिपल बेटा तुम नहीं आती, सुन लो क्या होता है बेटा फर्मर्स प्रिंसिपल। फर्मर्स प्रिंसिपल यही बताए थे, अगर कोई भी लाइट एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे अगर संचरण करती है तो उस पाथ को अपनाएगी जिसमें उसको कम से कम टाइम लगे, जिसमें उसको क्या लगे? कम से कम टाइम लगे। जैसे मान लो तुमको यहाँ से बक्सीपुर या फिर गोलघर जाना हो तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हैं, है ना बेटा? इनफाइनाइट नंबर पाथ है, तो तुम किसका सिलेक्शन करोगे? उसका सिलेक्शन करोगे इसमें तुमको क्या करे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलना पड़े और कम से कम टाइम लेना लगे तुमको जाने में वहाँ पे। तो वही क्या होगा? वही फर्मर्स प्रिंसिपल है। फर्मर्स प्रिंसिपल कि उस पाथ का संचरण करेगी जिसमें उसको कम से कम टाइम लगे, उस पाथ का संचरण करेगी जिसमें उसको कम से कम टाइम लगे। वही क्या है? फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम है। फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, समझ में आया? ये क्या होता है? प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब स्फेरिकल सरफेस की आए, स्फेरिकल सरफेस के लिए आए तो उसी लॉ को क्या करते हैं? जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करते हैं तो बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ और मैक्सिमम टाइम। मतलब स्फेरिकल सरफेस के केस में पाथ या तो मैक्सिमम पाथ
मैक्सिमम पाथ मैक्सिमम टाइम को लेगी या तो मिनिमम टाइम को लेगी, और उसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ और प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी पाथ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम और प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी पाथ। तो स्टेशनरी कब होगा बेटा? स्टेशनरी तब होगा जैसे मान लो कि ठीक है बेटा, मेरा यहाँ से बक्सीपुर से गोलघर का डिस्टेंस ठीक है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मगर उसमें कोई जाम लग गया है या फिर कोई स्टैटिक हिंड्रेंस या फिर हिंड्रेंस कोई प्रोड्यूस हो गया, तो हम उस पाथ को सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, भले ही मैक्सिमम टाइम लग रहा है बट वो क्या हो? स्टेशनरी, वो क्या हो? स्टेशनरी। जो सबसे सूटेबल रास्ता होगा स्टेशनरी होगा, हाँ जाम ना लगे, मतलब हिंड्रेंस कोई ना हो, ताकि हम आसानी से पहुँच सकें। समझ में आया बेटा? तुमको समझ में आ रहा है बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? रवि। अरे रवि नाम के मेरे वो हैं, सीनियर हैं, कहते हैं पढ़ाई को कभी सीरियसली पढ़ना ही नहीं चाहिए। इस वक्त असिस्टेंट टीचर है। चलो तुम इसको प्रूव करते हैं बेटा। हम क्या करें बेटा? इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ले लें, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ले लें और क्या करें? लाइट को यहाँ से क्या करें? इंसिडेंट करें। लाइट को इंसिडेंट करा तो क्या होगा इसमें बेटा? बेंडिंग होगा। हम क्या किया? दो मीडिया ले लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? μ2 है, और हम मान लें कि बेटा क्या है? μ2 ग्रेटर दैन μ1 है, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगा बेटा? लाइट झुक जाएगी, झुक जाएगी ना बेटा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मान लें कि हमारा एक बात तो ये है ही है, लेट अस सपोज कि हम क्या करते हैं? गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि एक लाइट क्या होती है? यहाँ से आती है और रिफ्रैक्ट होके बी पे पहुँच जाती है, तो इनफाइनाइट नंबर पाथ होंगे तो कहीं से भी क्या होगी? लाइट बेंड हो सकती है। हमने कंसिडर कर लिया कि एक दूसरा पाथ क्या हमारा ओ डैश भी लाई करता है, जिससे क्या होती है? लाइट होके यहाँ पे आती है। ठीक, तो हमने गलत सा पोजीशन किया, ये अभी हम प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? सेम पाथ ट्रेवल्ड इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? पहले केस में AO प्लस OB होगा, मतलब लाइट को अगर यहाँ से यहाँ जाने में, अगर यहाँ से यहाँ जाने में कितनी दूरी चली गई, वो लाइट कितना दूरी चला, तो क्या बताओगे बेटा? इसका टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ कितना बेटा? AO प्लस OB है। रवि बेटा क्लियर हुआ? AO प्लस OB। और दूसरे केस में क्या होगा बेटा? AO डैश होगा प्लस OB होगा, O डैश B हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पाथ ट्रेवल्ड होगा कि नहीं होगा? प्रूफ दोनों का सेम ही है, एक तो प्रूफ पढ़ोगे दूसरा प्रूफ आराम से हो जाएगा। ठीक है, A हो जाएगा तो AO डैश जो तुम्हारा क्या होगा बेटा? वो ग्रेटर होगा AO से, होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा? और जो तुम्हारा O डैश B होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे बेटा? OB से होगा। इसको वेरीफाई कर सकते हो अजय घटक से, अजय घटक में दिया हुआ, थोड़ा सा फिगर डिफरेंट है बट हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? AO डैश इज ग्रेटर दैन AO और O डैश B इज ग्रेटर दैन OB, कुल मिला के यही लिखा हुआ है उसमें, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा तो इसको जोड़ दो बेटा, तो क्या हो जाएगा? AO डैश प्लस O डैश B इज ग्रेटर दैन AO प्लस OB, होगा कि नहीं होगा बेटा? जब ये दोनों AO और OB से बराबर, तो इन दोनों का सम भी AO प्लस OB से बराबर हो, OB से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। होगा नहीं होगा बेटा? ये क्या है बेटा? फर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम के अगेंस्ट है ना बेटा? क्योंकि लाइट तो उसी पाथ का संचरण करेगी जिसमें उसको क्या लगे? कम से कम टाइम लगे, बट ये वाला पाथ इससे बड़ा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ये इससे बड़ा हो गया तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंसिडरेशन है O डैश, वो क्या होगा? O डैश यहाँ पे ना होके क्या होगा? इस पे लाइट। ठीक है, समझ में आया? इसमें स्पीड धीरे थी, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? तुमको बेटा क्लियर हुआ? नहीं, एकदम सेम प्रूफ कर रहे थे तुम, थी कि नहीं थी? पिछले क्लास में नहीं थे तुम, झूठ मत बोलो। पिछले क्लास में तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों गायब हो गए थे। पिछले क्लास में थी ये, एक क्लास में नहीं थी? पहले क्लास में थी तो सो रहे थे तुम, डांट दिए थे और उसके दूसरे क्लास में नहीं थी। नहीं, AO डैश प्लस OB। अच्छा, ये अगर इससे पाथ बड़ा हो गया तो क्या होगा? इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लगेगा ना बेटा? मतलब ये क्या होगा? मिनिमम टाइम वाला पाथ होगा, तो इसी पाथ से क्या होगा? लाइट जाएगी, ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। तो इसको लिखवा देते हैं, फिर सेकेंड प्रिंसिपल बताते हैं। चलो लिखो।
लिखो बेटा, लिखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन can also be proved by the use of by the use of Fermat's principle of least time, principle of least time. There are two laws of reflection, two laws of refraction. There are two laws of refraction. First, इसकी इम्पोर्टेंसी बताया था ना, फर्मट्स प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंसी बताया था ना, कितना परसेंट इम्पॉर्टेंट है? 125% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछेगा एक तो क्वेश्चन पक्का पूछेगा, फर्मट्स प्रिंसिपल या तो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन। तो 125% इम्पॉर्टेंट लिख लो कि ये आएगा तो आएगा, कोई बता नहीं सकता है। और पेपर तो हो सकता है हम ही सेट कर दें तो, हाँ अब कम हो गया, कंफर्म हो गया। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, बट हम लोग को मिलता नहीं है, पीएचडी वालों को नहीं मिलता है पेपर सेट करने के लिए। इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल at a point of incidence, at the point of incidence all lies in the same plane, all lies in the same plane। ये पेपर सेट वाली बात तुम सीरियस मत लेना, हम सेट नहीं करते हैं। इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, प्रोफेसर्स करते हैं, हम लोग का क्या विस्तार है। दूसरा लिखो, फिर से रिपीट कर। हाँ बेटा, डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं लिखता है वो, पहले डॉक्टर लिखेगा। जब तक लेक्चरर रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जब तक रहेगा तब तक लेक्चरर लिखेगा। उसके बाद से एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएगा जब, तब क्या लिखेगा? प्रोफेसर लिखेगा। हाँ बेटा, देखो एसोसिएट, देखो उसकी भी क्राइटेरिया तुम लोग को बता देता है। एसोसिएट प्रोफेसर जो होता है वो क्या होता है? वो पीएचडी प्लस नेट चाहिए उसको। एसोसिएट प्रोफेसर होने के लिए पीएचडी प्लस नेट होना चाहिए, और पीएचडी के दौरान 2 पेपर क्या होना चाहिए? पब्लिश्ड होना चाहिए उसको। जैसे पीएचडी करोगे तो क्या होते हैं, लोगों के पब्लिकेशंस होते हैं। जैसे जिस टॉपिक पे तुम रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, तुम पेपर क्या करते हो? रिसर्च पब्लिश करते हो। और पीएचडी के दौरान कम से कम 2 पेपर होना चाहिए। 2 पेपर होगा तब तुम्हारा क्या होगा? पीएचडी होगा, प्री सबमिशन वाइवा होगा। प्री सबमिशन वाइवा के बाद तुम क्या लिखोगे? थीसिस लिखोगे। जब थीसिस सबमिट हो जाएगा तब तुमको क्या होगी? पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। ठीक, अब पीएचडी जब अवार्ड हो गई तब क्या निकलेगा? जब वैकेंसी निकलेगी तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा फिल्टरेशन होगा। फिल्टरेशन किसके बेसिस पे होता है? तुम्हारा 2 पब्लिकेशन है कि नहीं, 2 पेपर है कि नहीं है, पीएचडी हो कि नहीं हो, और नेट जेआरएफ हो कि नहीं हो, ये देखा जाएगा। अगर इन सारे पैमाने पे तुम खरे उतरते हो तो तुम क्या कर जाओगे? क्वालिफाई कर जाओगे इंटरव्यू के लिए। एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है प्रोफेसर का, सीधे क्या होता है? इंटरव्यू होता है ये सब करने के बाद। ठीक, तो तुम क्या करोगे? इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओगे। अब इंटरव्यू के पैनल में जैसे तुम रिसर्च किए रहोगे, या तो वो बैठा रहेगा या तो कोई और प्रोफेसर बैठा रहेगा। ठीक, वो तुमसे सवाल करेगा, सवालात करेगा। उस सवालात को अगर तुम सेटिस्फाई कर गए तो तुम क्या हो जाएगा? तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी इसके रूप में, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में।
जिसको लेक्चरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पहले लेक्चरर बोलते थे, अब क्या होते हैं? अब असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में तुम क्या लिखोगे? डॉक्टर लिखोगे। क्या लिखोगे? बट तुमको प्रोफेसर ही लोग बुलाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बोल दोगे तो प्रोफेसर साहब ही बुलाएंगे। उसके बाद से प्रोफेसर, अब उसके बाद से क्या होता है बेटा? एसोसिएट प्रोफेसर आता है। एसोसिएट प्रोफेसर होता है। अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उसमें 2 रिफ्रेशर प्रोग्राम को अटेंड किया हो। उसका जो रिसर्च स्कॉलर है, उसका जो स्टूडेंट हो, उसका एक पेपर क्या होना चाहिए? पब्लिश होना चाहिए। कितना पेपर पब्लिश होना चाहिए? एक पेपर पब्लिश होना चाहिए। अब इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई अगर तुम किए तो तुम्हारा क्या होगा? एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो जाएगा। ठीक। अब एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन हो गया। अगर तुम यूनिवर्सिटी में हो तो क्या हो जाओगे? इसके बाद तुम्हारे पीएचडी स्टूडेंट्स को देखा जाएगा कि तुम्हारा कितना पब्लिकेशन और तुम कितने स्टूडेंट्स को पीएचडी करा चुके हो। ये देखने के बाद उस क्राइटेरिया को भी अगर तुम इसके आगे नहीं जानते हम कि उस क्राइटेरिया को भी अगर सेटिस्फाई करोगे तो किस में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा? प्रोफेसर में हो जाएगा। हाँ, बाल पक जाएगा। ठीक। अगर उसमें हो जाओगे, अगर डिग्री कॉलेज में होगे तो क्या कहलाओगे? रीडर कहलाओगे। हाँ, रीडर ऑफ द डिपार्टमेंट लिखते हैं। ठीक है। तो प्रोफेसर हो जाओगे कब? जब यूनिवर्सिटी में हो। तो ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर तो हो ही जाओगे। जब एसोसिएट प्रोफेसर हो जाओगे तो आगे क्या लिखाएगा तुम्हारे? प्रोफेसर वैभव पांडे, प्रोफेसर दीनदयाल मिश्रा। अरे यार हम लोग भटक गए, कहाँ तक लिख लिए? ये मत बना देना बेटा, रिपीट कर दे। लिखो बेटा, लिखो। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रिफ्रैक्टेड। बेटा ये लिखना, रिफ्लेक्टेड मत लिखना, रिफ्रैक्टेड रे कॉमा एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। लिखा दिए, तो वो रिपीट करने के लिए बोलिएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन तुम लोग पूछोगे तो हम बताएंगे। दूसरा लिखो, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बेटा, इस टीचर क्या करता है? टीचर वेट करता है कि स्टूडेंट्स उससे कोई क्वेश्चन पूछे, तब उसको लगता है कि हाँ बेटा बच्चों को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चनिंग करने की आदत डाल लो तुम लोग पहले से। कुछ अगर क्लियर नहीं होता है, सुनाई नहीं देता, तो बोल सकते हो। जैसे वो बोला हमसे, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, ये बोली हमसे एक बार, सर रिपीट कर दीजिए। हम रिपीट किए ना। तो एक चीज़ अच्छे से लिखना, कोई भी चीज़ गलत मत करना। दूसरा लिखो, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction, the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction and refraction is a constant. The ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction is constant. And this constant is known as refractive index. Is known as refractive index. That is sin I upon sin R is equal to constant, or mu to 1 or mu
ये इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू टू 1 और म्यू, तो यहाँ लिखना वेयर म्यू टू 1 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium. With respect to first medium. हो गया बेटा, इतना हो गया। अब चलो प्रूफ फर्स्ट लिखो, प्रूफ फर्स्ट। प्रूफ फर्स्ट लिखो, ये फिगर बना लो, इसको डॉटेड लाइन से बनाना। बेटा फिगर बना लो मिश्रा, तो क्या नाम है, यादव जी बना लीजिए, फिगर बनाइए। मेरा एक दोस्त था मानवेंद्र, तो एकदम सेम तुम्हारी तरह था। मानवेंद्र को जानते हो? मानवेंद्र को जानते हो? मानवेंद्र प्रजापति। हाँ शायद नहीं, फिजिक्स में ही था मेरे साथ। पढ़ा रहा होगा, क्या पढ़ा रहा है पता नहीं, उससे संपर्क नहीं है। एकदम सेम उसी की तरह था। पता है मानी राम से आता था साइकिल चला के डेली पढ़ने के लिए। हमको बहुत अजीब अजीब दोस्त, मेरे इतने अच्छे से दोस्त मिले हमको। एक तो मानी राम से आता था साइकिल चला के, एक तो आता था बरगदही से साइकिल चला के। आज दोनों इस वक्त करोड़पति हैं। हाँ क्या बेटा? सही बात है। देखो बेटा, जितने तुम डेफिशिएंसी में रहोगे ना, उतना लेबर करने का मन करेगा तुम, और जितना ऐशो आराम मिल जाए उसमें क्या करता है, मन नहीं लगता पढ़ाई। अरे ऐशो आराम पहले ही मिल गया, हमको क्या चाहिए? समझ में? जो तुम जिस तरह पर नहीं रहेगा तब उसके लिए तुम क्या करोगे, फाइट करोगे। हमको चाहिए, हर हालत में चाहिए हमको, ये चाहने के लिए हमको यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तब पढ़ाई करो। अच्छा कोई ऐसा पिक्चर देखो क्या कि इसमें अमीर रहा हो फिर बहुत आगे पहुँचा हो? ऐसा पिक्चर कोई देखा है? पिक्चर कोई देखा है ऐसा जिसमें हीरो जो हो बहुत अमीर हो फिर बहुत ऊंचाई पहुँच गया हो? साउथ में एक दो मूवी है ऐसा कि अमीर, उसके लिए उसको गरीब बनाया जाता है ज़बरदस्ती, उसको ढकेला जाता है, कहता है नहीं तुम जाओ, तुम पहले सीखो कि कैसे गरीब जीते हैं। ठीक है बेटा? तो हीरो जब गरीब रहता है तभी स्ट्रगल करता है, तभी वो क्या करता है, मेहनत करता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। पहले से उसके पास सब कुछ अवेलेबल रहे तो वो करेगा, मेहनत नहीं करेगा। एक फालतू बातों में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लिखो, फॉर द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा इसको बता देना, ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसको बता देना।
लिख लिए। फॉर द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वी मेक अ फिगर गिवन बिलो, वी मेक अ फिगर गिवन बिलो। we make a figure given below, we make a figure given below, या फिर we make a figure given above लिख दो, तुम लोग ऊपर बना लिए ना। ऑफ कैमरा रहते तो एक और बात तुम लोग को बताते हैं। बात ये बताते हैं कि देखो बेटा, अब तुम लोग का दिमाग कितना डेवलप हो चुका है कि तुम लोग एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते हो। अब पूछो कैसे? आईएएस के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी होती है? ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन के बाद क्या बन जाते हैं बेटा? आईएएस बन जाते हैं। जब आईएएस बन जाओगे तो एक जिले को तुम लोग संभाल सकते हो। एक जिले का एक ही आईएएस होता है ना, होता ना बेटा? गोरखपुर का 2 ठो होंगे, गोरखपुर का तो एक ही होगा ना। किसके अंडर में आता है? हाँ बेटा, जोन के हिसाब से बोल रहे हो तुम। जोन के हिसाब से आईएएस नहीं होते हैं। जो कलेक्टर होता है वो क्या होता है? एक ज़िले के अनुसार होता है। जैसे गोरखपुर ज़िला हो गया ना, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं ना। तो गोरखपुर ज़िले का अलग डीएम है, महाराजगंज ज़िले का अलग डीएम है, बस्ती का अलग डीएम है, देवरिया का अलग डीएम है। ये सारा क्या है? हमारा मंडल है ना, गोरखपुर मंडल है ना बेटा। गोरखपुर मंडल, बस्ती नहीं है, आता है बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, ये गोरखपुर मंडल में आता है। ठीक है। तो बेटा हर ज़िला के एक अलग डीएम होता है। तो एक हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि हम ये तुम लोग को जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तुम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग का स्टेट ऑफ माइंड अब उस लेवल पे पहुंच गया है कि तुम एक ज़िले को क्या सकते हो, क्या कर सकते हो? संभाल सकते हो। ठीक है, समझा बेटा? तो अब वो सीरियसनेस अपने अंदर तुम लोग थोड़ा सा लेके आओगे, बहुत आगे जाओगे। डीएम कितना सीरियस होता है? किसी भी कोई कैसा भी कंडीशन हो, अपने दिमाग को या फिर अपने मनोस्थिति को हिलने नहीं देता है, उस लायक उसको बनाया जाता है। तो तुम पहले से अपने आप को ट्रेन कर लो, ऐसा मांझ लो अपने दिमाग को कि तुम्हारा दिमाग कहे तभी तुम्हारा काम, किसी काम को करने का मन करे। समझ में आ रहा है? जैसे तुमको भूख लगा है, तो भूख तभी लगे या फिर खाने का मन तभी करे जब तुम्हारा दिमाग तुमको कहे। दिल से मत चलो, दिमाग से चलो। दिल से चलोगे ना तो दिल जान के टूट जाता है। टूट जाता है ना बेटा? तो दिमाग से चलो। और प्यार मोहब्बत तो कुछ भी नहीं रखा है। समझ में आ रहा है? मोह माया सब छोड़ दो। ठीक है, पढ़ाई बस करो। जो काम तुम लोग को सौंपा गया है उस काम को करो। तो मम्मी पापा किस लिए भेजा तुम लोग को? पढ़ने के लिए ना, कि घूमने के लिए? अरे आज पिक्चर देखने चलेंगे सर। पिक्चर देखो, कोई गलत बात नहीं है, पिक्चर देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन अगर होता है, आदमी फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करने के लिए क्या करता है? पिक्चर देखता है, या फिर कुछ ऐसा करता है जिससे उसका क्या हो, माइंड फ्री हो सके, रिलीज़ हो सके। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई करो बट सीरियसली करो तब जब सीरियसली करने का मन करे, नहीं तो क्या करें? पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, पता है ना? तो अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि पढ़ाई हमेशा करने का मन करे। अब क्या होगा? अरे वाह यादव जी, जोक पे जोक मार रहा है वो तो यार लड़का है। हो गया? कहाँ तक हुआ? लिख लिए? हाँ, गिवन अब लिखो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, it is clear from the figure while traveling the light from point A to point B, while traveling the light from point A to point B, if while traveling the light from point A to point B, the light from point A to point B, from point A to point B through point O, through point O, through point O
through point O, the path traveled ये इज इक्वल टू AO प्लस OB, इसको इक्वेशन 1 मान लो, AO प्लस OB, AO प्लस OB। इक्वेशन 1 तक सबका हो गया। पाथ ट्रेवल्ड इज इक्वल टू AO प्लस OB। लिखो सपोज it chooses the another path through point O dash suppose while traveling it chooses a path through O dash from point A to point B, the path traveled in this case will be, path travel in this case will be ये लिख दो, path traveled is equal to AO dash plus O dash B, equation 2। path traveled is equal to AO dash plus O dash B, इक्वेशन 2 हो गया बेटा, लिखो it is also clear from the figure that बेटा तुमको समझ में आ रहा है बेटा, पक्का ना बेटा, कहीं डाउट होगा तो पूछना। it is also clear from the figure that AO dash is greater than AO and O dash B is greater than OB। it is also clear from the figure that AO dash is greater than AO, ये लिखो, और फिर लिखना कॉमा O dash B is greater than OB, लिख दिया बेटा। इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दैट, इंटरप्रेट की स्पेलिंग आती है INTERPRET, इंटरप्रेट दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन इंटरप्रेट दैट AO dash plus O dash B is greater than AO plus OB, AO dash plus O dash B is greater than AO plus OB, ये वाला इक्वेशन लिख दो और इक्वेशन 4 डाल दो इसको। यहाँ तक हो गया। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4 we can say that we have another path, AO dash B except AOB and the path is
and the path is against the Fermat's principle of least time, Fermat's principle of least time or minimum path, therefore पैरा चेंज करके लिखो, therefore the point O dash must lie at point O full stop. Now incident ray, refracted ray and normal at a point of incidence all lies in the same plane. All lies in the same plane. Lies in the same plane. हो गया? Hence, the first law is proved using Fermat's principle of least time or minimum path. Hence, the first law is proved, देखो बेटा, hence the first law is proved using Fermat's law is proved using law of refraction is proved using Fermat's principle of least time or minimum path. समझना बेटा? फर्स्ट सेकेंड लॉ समझ लो, अगली बार लिखवा देंगे उसको. देखो बेटा, लाइट क्या होगी अगर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा. किस केस में? जब μ2 क्या हो बेटा, μ2 बड़ा हो जाए μ1 से. इसको मान लेते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. ठीक, या फिर इसको θ1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको θ2 कंसीडर. अभी हम मान नहीं रहे हैं. θ1 और θ2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. ठीक, अब हमको क्या करना है बेटा, फर्मट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम का इस्तेमाल करना है. किसका इस्तेमाल करना है? फर्मट्स प्रिंसिपल, बिकॉज वी आर टेकिंग द केस ऑफ प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस. तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे बेटा, तुम बताओ. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसके बाद से v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन म्यू. और कौन सा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. और टाइम इज इक्वल टू, जब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. बस इतने फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. अब देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे. और एक और फॉर्मूला, मिनिमाइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. मिनिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस x की करस्पॉन्डिंग d2y/dx² या फिर df/dx² या d2f/dx² को निकालते हैं और पता करते हैं कि प्लस है कि माइनस है. ऐसा की थी ना बेटा सिंह. ठीक है. तो क्या निकला था, पॉजिटिव नेगेटिव निकला था, उसकी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम बताते हैं. इतने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे. तो ठीक है, इतने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा. अब देखो कैसे प्रूव होगा. देखो
हम क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इस पर, क्या ना इंटरफेस पे। चलो कर दो, कर दिए। अच्छा देखो, अब इसका हमको इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसको ए मान लिया बेटा, इसको बी मान लिया, इसको क्या मान लिया 0, मतलब इसी से होके जा रहा है। इसको मानेंगे बेटा H1, इसको क्या मानेंगे बेटा H2। इतना समझ में आया। और ये डिस्टेंस बेटा मान लेते हैं कितना बेटा L है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है L है, उसको अगर हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा बेटा L माइनस एक्स होगा ना बेटा, यहाँ तक L माइनस एक्स होगा। अच्छा ये बताओ, एक फॉर्मूला और इस्तेमाल करेंगे, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा बताओ, पूछ रहे थे कुछ दीनदयाल। हाँ बेटा, कपल कौन सा बेटा, तो उससे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। नहीं यार बेटा, कैसे उससे करेंगे बताओ। तो उसमें बेटा देखो, चार्जेस, हम चार्जेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल, रियल पार्टिकल। और ये क्या बेटा, ये फोटोन ऑफ लाइट है। ऐसे पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है, और क्या नेचर शो करता है बेटा, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो पार्टिकल में इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ी ना होता है। लेंस एक ऐसे पार्टिकल का, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो पार्टिकल हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसकी भी थोड़ा और रिसर्च करेंगे हम। हाँ बेटा ठीक। तो ये x समझ में आया बेटा, ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स समझ में आ जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं समझ में आता बेटा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आता है कि नहीं समझ में आता। तो देखो बेटा, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा θ2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा θ2, क्योंकि ट्रांसवर्स लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर खींची जाती है तो ये क्या होता है, अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ये क्या होगा θ1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा θ1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इस एंगल से लगा हुआ साइड जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। और उससे जो 90 डिग्री पे होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला साइड कितना हो जाएगा बेटा √x² प्लस h1 का स्क्वायर। सब प्रूफ पीछे ही की तरह है, इससे पहले प्रूफ कर चुके हैं। और ये वाला ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा √L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h1 का स्क्वायर, h2 का स्क्वायर होगा नहीं बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट। अच्छा अब हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक क्या निकाल दें बेटा, टाइम निकाल दें। क्या निकाल दें, टाइम निकाल दें। और उसको क्या करें, मिनिमाइज़ कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मर्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम हो जाएगा। तो T1 पहले निकाल लेते हैं बेटा। T1 इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लो पहले का इस्तेमाल कर लिया। T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना बेटा। अगर मान लें कि A से O जाने में कितना टाइम लगता है बेटा, T1 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, T1 टाइम लगता है। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा √x² प्लस h1 का स्क्वायर। अच्छा स्पीड कितना बेटा, देखो इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब पहले मीडियम में मान लेते हैं स्पीड कितना है बेटा, v1 है। कितना है बेटा, v1 है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू c अपॉन μ1। c अपॉन μ1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना बेटा। v इज इक्वल टू, यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन μ1। अब उसी तरह v2 क्या हो जाएगा बेटा, v2 इज इक्वल टू c अपॉन μ2 हो जाएगा। तो देखो बेटा दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा c अपॉन μ1। इसको इक्वेशन 1 मान दो, ठीक। दूसरा T2 निकालो। T2 के लिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना बेटा, इतना है कि नहीं, इतना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा √L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर अपॉन c अपॉन μ2। c अपॉन μ2। देखो बेटा इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया ना। अच्छा चलो दूसरा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा √x² प्लस h1 का स्क्वायर अपॉन c अपॉन μ1 हो जाएगा, प्लस √L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर अपॉन c अपॉन μ2। इतना समझ में, इतना कहीं किसी को डाउट समझ में, ये समझ में आ गया ना। अब चलो मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं।
मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, इसको चूँकि टाइम किसके साथ वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है ना, डिस्टेंस के साथ वेरी, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, dt/dx, क्योंकि यही वेरिएबल है इसमें, h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, μ1 भी कांस्टेंट, किसी मीडियम के लिए h कांस्टेंट, c कांस्टेंट, μ1 कांस्टेंट, तो t किसके साथ वेरी करेगा, x के साथ वेरी करेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ, x/c/μ1 √x²/h1²। इतना समझ में आता है, ये कैसे आया, समझ में आया, समझ में आता बेटा। देखो बेटा तुम सिंह साहब देखो इधर देखो, d/dx से बेटा इसका √x² + a² करोगी तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा, √x² + a² (-1/2), यही होगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x × x² + a² (-1/2) हो जाएगा। इतना तो देखो वही लिखे हम, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -l - x/c/μ1 √l - x² + h2²। इतना समझ में आता है बेटा। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो देखो बेटा मिनिमाइजेशन कंडीशन लगा लिए हम, 2 कंडीशन लग गया, इसको मिटा दें। अब बस हमको एक कंडीशन लगाना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x/c/ कितना हो जाएगा, μ1 √x² + h1² इज इक्वल टू l - x/c/μ2 √l - x² + h2²। ठीक। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले ट्रायंगल में कितना बेटा, ये बेस है, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या बेटा हाइपोटेनस है। तो साइन θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x/ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना बेटा, √x² + h1², है ना बेटा। देखो साइन θ अपन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का भी इस्तेमाल कर लिए तो क्या हो जाएगा, साइन θ1 अपॉन c/μ1 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब θ2 में आ जाओ, θ2 में आओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, साइन θ2 इज इक्वल टू c/μ2 होगा कि नहीं होगा। देखो ए बेटा रवि, देखो बेटा इधर देखो, क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये μ1 हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 साइन θ2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू कितना होता है, μ2/μ1 और μ2(1). ये प्रूफ करना था ना बेटा, ये स्नेल्स लॉ है, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया प्रूफ। बस छोटे छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके, किसका, मिनिमाइजेशन का इस्तेमाल करके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का इस्तेमाल करके, ठीक। और साइन θ इज इक्वल टू लंब/कर्ण का इस्तेमाल करते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का इस्तेमाल करके। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट प्रूव हो गया। तो हमको लोग को सिर्फ क्या पढ़ना रहता है, हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 क्यों पढ़ाया जाता है, सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, बस क्या करना होता है हम लोग को रियलाइज़ करना होता है। PhD पे करोगे तो बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करोगे, फिजिक्स को नियमों को ही प्रूफ करोगे ना, कि उससे बाहर प्रूफ कर दोगे, न्यूटन बन जाओगे। चलो ऑफ कर दो इसको। हाँ